फोटो, दूसरा वर्ड है इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ फोटो का मतलब आपका ये नहीं कि हम किसी फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं, नहीं, यहाँ फोटो का मतलब फोटोग्राफी नहीं है, यहाँ फोटो का मतलब है फोटोन्स। फोटोन्स जिनकी हम अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, क्या होते हैं फोटोन्स? एनर्जी बंडल्स होते हैं। एनर्जी बंडल्स आपके कैसे होते हैं, कितनी एनर्जी होती है उनके पास में? अगर हमें वेवलेंथ पता है तो उसकी एनर्जी क्या हुआ करती है? hc/λ। तो इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हम इस समय बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं हम? जब आपके फोटोन्स किसी मेटल पार्टिकल पे, या हम ये कहें किसी मेटल पर डलते हैं, तो वो कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं? वो यहाँ पर गिरने के बाद में वो एनर्जी अंदर आएगी। अंदर कहाँ पहुँचेगी? हमारे पास में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में, मैंने आपको पहले ही बताया था, बीच में क्या हुआ करता है? एक अट्रैक्शन हुआ करता है, जिसके द्वारा एक दूसरे से ये क्या रहते हैं? अट्रैक्ट रहते हैं। ये अट्रैक्शन तोड़ने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? किसी भी चीज को तोड़ने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एनर्जी की। इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हम क्या करें? अगर इसको एनर्जी मिल गई, और वो एनर्जी इतनी है कि इन दोनों के बीच में लगने वाली बॉन्डिंग एनर्जी से ज्यादा हो गई, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है उस एनर्जी से अगर ज्यादा हो गई, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? धीरे धीरे आगे जाएगा और एनर्जी लेगा, और एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यहां से निकलने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? एनर्जी। किसी भी चीज के लिए चलने के लिए क्या जरूरत हुआ करती है? एनर्जी की। मैं यहां से यहां चल रहा हूं, मुझे किस चीज की जरूरत है? एनर्जी की। अगर मैं खाऊंगा पीऊंगा नहीं, एनर्जी नहीं लूंगा, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो इसीलिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए भी हमें किस चीज की जरूरत हुआ करती है? एनर्जी की हमें जरूरत हुआ करती है। तो एनर्जी हमारे पास में क्या है? एनर्जी कहां से आ रही है? ये लाइट से। इस लाइट से एनर्जी आई, ये एनर्जी क्या मिली? इलेक्ट्रॉन को मिली। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक चला, और एनर्जी मिलेगी और चलेगा, सरफेस तक आ जाएगा, और ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो सरफेस से बाहर चला जाएगा। सरफेस से बाहर चला गया, क्या किसके द्वारा सरफेस से बाहर गया? फोटोन के द्वारा। कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो करंट पैदा करते हैं, तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का पूरा नाम क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटॉन्स के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट, या इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट्स का डेवलपमेंट। ठीक है, कहां पर यूज होता है सर? कहीं पर इसके बारे में आप बताएंगे? हाँ, हम आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बताते हैं। जितने भी आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं, या कहीं पर इस तरह से जाते हैं जहां पर आपके दरवाजे होते हैं। कैसे दरवाजे होते हैं? आप उस दरवाजे के सामने खड़े हुए, दरवाजा खुल गया, जैसे आप वहां से हटे दरवाजा बंद हो गया। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण ही होता है। कैसे? हमारे पास में क्या हुआ, एक इस तरह का सिस्टम हम बनाया करते हैं। किस तरह का सिस्टम बनाते हैं? ये मान लीजिए हमारे पास में एक ये ग्लास बॉल है, इसका कनेक्शन कहीं पर आगे की ओर है, किसी भी तरह से, ये रेजिस्टेंस वगैरह सारी चीजें। ये क्या है? ये मान लीजिए हमारे पास में एक प्लेट है, मेटल प्लेट। यहां पर हमने एक क्या बना दिया? एक ऐसा डेवलपमेंट करा कि यहां से लाइट आ सकती है, यहां से लाइट आ सकती है, यहां से लाइट आई, लाइट यहां से आई। अभी तक क्या था? अगर मैं इस की को दबा दूं तो अभी तक क्या है? यहां से लेकर के यहां तक सब कनेक्शन है, सारी वायर है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। जब ये कनेक्शन नहीं है तो करंट का फ्लो नहीं होगा। अगर यहां पर मैं किसी वायर को लगा देता हूं तो क्या होगा? करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। करंट क्या करने लगेगी? फ्लो करने लगेगी। वायर ने क्या ऐसी बात करी जिसके कारण करंट फ्लो करने लगी? वायर ने कुछ नहीं करा, वायर ने केवल ये करा कि यहां से लेकर के यहां तक के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया। यहां से लेकर के यहां तक इलेक्ट्रॉन्स का क्या करा दिया? ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया। यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे? ट्रांसफर करने लगेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं? अगर हम ये वायर ना लगाएं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि करंट का फ्लो हो। तो कोई और मीडियम ऐसा हो जाए क्या कि यहां से लेकर के यहां इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए हमने इस लाइट को यहां डाला, यही वाला कॉन्सेप्ट, लाइट को डाला। मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकले, सरफेस तक आए, और सरफेस से निकलने के बाद में सामने वाली प्लेट पे जाकर के अगर वो टकराते हैं तो ये पूरा का पूरा सर्किट हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। पूरा सर्किट हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, और करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अगर हमने कोई कमांड इस तरह की दे रखी है, कैसी कमांड दे रखी है कि जब ये सर्किट आपका क्या होगा? पूरा होगा। जब ये सर्किट पूरा होगा तब हमारा डोर क्या रहेगा? क्लोज। और जब ये सर्किट हमारा अधूरा होगा, अधूरा का मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा, तो डोर हमारे क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे।
तो ऐसा कॉन्सेप्ट कहां पर है? अब उसी वाले डोर वाले कॉन्सेप्ट पे पहुंचते हैं। अगर हम डोर के आगे जाकर के पहुंचे, वहां खड़े हो गए, तो हम ऐसी जगह पर खड़े होते हैं जहां पर क्या होता है, रेडिएशन किस किस के बीच में, ये वाला रेडिएशन, ये जो हमने रेडिएशन दिखा रखा है, ये रेडिएशन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे ये रेडिएशन बंद होगा, ये रेडिएशन बंद होगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने बंद हो जाएंगे और सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक होने का मतलब करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। हमने अपने प्रोग्राम को या उस डोर के पूरे सिस्टम को कमांड ये दे रखी है कि जब ये क्या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बंद हो जाएगा, मींस जब करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, तब आपको डोर ओपन होना है, तब आपका डोर ओपन होना है। और जैसे ही हमारे पास में वापस ये फोटॉन्स आने लगेंगे, ये फोटॉन्स जैसे ही यहां आने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन्स का जब ये फ्लो होगा तो ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे और सर्किट फिर से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए हमने कमांड ये दे रखी है कि जैसे ही सर्किट पूरा होगा, करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, डोर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्या करते हैं, हम एक कमांडिंग करते हैं। हम उल्टा भी कर सकते हैं। कैसे उल्टा कर सकते हैं? जैसे ही हम यहां पहुंचे, करंट का फ्लो क्या हो गया, बंद हो गया, सर्किट हमारा क्या हुआ, ओपन हो गया। जैसे ही सर्किट हमारा ओपन हुआ, और हमने कमांड ये दे रखी है कि सर्किट ओपन होने पर, सर्किट ओपन होने मतलब करंट के फ्लो ना होने पर दरवाजा बंद हो जाना चाहिए। और जब लाइट आए, मींस ये आए और यहां से इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएं, तो दरवाजा क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए। तो क्या होगा, रिवर्स काम होना शुरू हो जाएगा। क्या रिवर्स काम होना जाएगा? दरवाजा सामने खुला हुआ है, आप भाग करके गए, भाग करके वहां पहुंचे, जैसे ही आप वहां पर पहुंचे तो सामने क्या हुआ, आपने क्या हुआ, लाइट के आगे आ गए। जैसे ही आप लाइट के आगे आ गए तो ये करंट का फ्लो क्या हो गया, बंद हो गया। और हमने कमांड क्या दे रखी थी इस बार, उल्टी दे रखी थी। क्या? जब करंट नहीं होगी दरवाजा बंद। तो क्या होगा, जैसे ही आप पहुंचेंगे, कहां पर पहुंचेंगे, जैसे ही आप डोर के पास में पहुंचेंगे, करंट फ्लो बंद होगा। करंट फ्लो जैसे ही बंद होगा, दरवाजा बंद हो जाएगा और आप चोट खा जाएंगे। तो ये प्रोग्रामिंग क्या है, आपके ऊपर डिपेंड करती है कि हम किस तरह की प्रोग्रामिंग देते हैं। तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, कि हम इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से निकालने के लिए क्या करते हैं, लाइट की हेल्प लेते हैं। ये फोटॉन्स आते हैं, ये फोटॉन्स आकर के यहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स आके इस पे स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक करने के बाद करंट का क्या होना शुरू हो जाएगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। हमने एक कमांड ये दे रखी कि अगर करंट चल रही है, चल रही है, चल रही है, तो क्या है, दरवाजा बंद है। और अगर हम यहां पर पहुंच गए, उसके सामने, लाइट के सामने, एक ऐसे पॉइंट पे जहां पे लाइट बंद हो जाए, जहां हम पहुंच गए, तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, आपका बंद हो जाएगा और दरवाजा ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये इस कॉन्सेप्ट का यूज था। इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा डिटेल करके हम बात करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहते हैं? जब ये फोटॉन्स यहां पर आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे, तो हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्या? कि ये जो मटेरियल है, ये ऐसा होना चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या हो, आसान हो। मतलब ये मेटल हमारी ऐसी होनी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या हो, आसान हो। अगर ये मेटल हमारी ऐसी हुई जिससे इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल है, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होना थोड़ा सा दिक्कत भरा होगा। क्या? क्योंकि हमारे पास में एनर्जी आ रही है, मान लीजिए HCO लैम्डा बार बार लिख रहे हैं, एक और लिख देते हैं HNu, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, HCO लैम्डा और HNu दोनों एक ही बात है। तो HNu एनर्जी हमारी आ रही है, यहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं और थोड़ी देर में यहां से हमारे क्या होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं। थोड़ी देर में हमारे क्या होंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल के आते हैं, इनके पास में हुआ करती है काइनेटिक एनर्जी, कितने के बराबर, 12mv² के बराबर। इनके पास में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, वो 12mv² के बराबर। तो हमारे पास में जो एनर्जी आ रही है वो कहां से आ रही है, फोटॉन्स से। कहां पे हुई, यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाला और इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया। तो आने वाली जो एनर्जी है वो हमारी क्या है, HNu है। और दिखाई देने वाली एनर्जी जो बाहर दिखाई दे रही है इलेक्ट्रॉन के पास, वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि ये एनर्जी आई और कन्वर्ट हो गई किसमें, इलेक्ट्रॉन्स में। इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में। क्या ऐसा है, बताइए, क्या ऐसा है? नहीं है, ऐसा नहीं है। आपका क्या हो रहा है, ये जो एनर्जी यहां आई आपकी, ये जो फोटॉन्स आए, इन फोटॉन्स के एनर्जी का कुछ पार्ट अंदर खर्च हुआ। कहां पर खर्च हुआ हमारा, इस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हैं। इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए भी अंदर अंदर कुछ एनर्जी खर्च होती है।
अंदर ही कुछ एनर्जी खर्च होती है, उसके बाद हमें काइनेटिक एनर्जी मिलती है। मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि रियलिटी काइनेटिक एनर्जी की क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी की रियलिटी ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, आने वाली एनर्जी और कुछ यहां खर्च होने वाली एनर्जी। मान लीजिए खर्च होने वाली एनर्जी क्या है, एक्स है, तो ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। किसकी काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की। ये एक्स जो खर्च होती है ये मटेरियल की एनर्जी होती है, जो मटेरियल के अंदर खर्च हुई। अगली बार हम एच न्यू डालेंगे, अगली बार मान लीजिए हमने एच न्यू डैश डाल दिया, मतलब इस बार एनर्जी पहले से ज्यादा डाल दी। पहले वाली एनर्जी मान लीजिए हमारे पास E1 है, दूसरी वाली एनर्जी हमारे पास E2 है। हमने कहा E2 इज ग्रेटर देन E1, E2 इज ग्रेटर देन E1, तो हमारे दिमाग में आएगा अगर ये वाली वैल्यू पहले से बढ़ जाए तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एनर्जी अगर ये आने वाली हमने बढ़ा दी, अगर ये आने वाली एनर्जी हमने बढ़ा दी, ठीक है, तो यहां जो खर्च होने वाली एनर्जी क्या वो बढ़ जाएगी, क्या वो कम हो जाएगी? नहीं साहब, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वो क्या रहेगी, हमारी फिक्स रहेगी। क्यों फिक्स रहेगी? क्योंकि यहां जो खर्च होने वाली एनर्जी है उसके ऊपर इसका और इसका इफेक्ट नहीं है। वो तो यहां जितना खर्च होना है, जितना इसे दिया जाना है वो दिया जाना है, ठीक है। तो वो एनर्जी हमारी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो इसका मतलब ये जो एक्स होता है ये बिल्कुल क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में या इस चैप्टर की लैंग्वेज में इस एनर्जी को जो अंदर की ओर खर्च हुई है उसका नाम हुआ करता है, एक नाम हुआ करता है, उसका नाम कहते हैं हम वर्क फंक्शन। कभी कभी इसी का दूसरा नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी। ये दो नाम इसके हम यूज करा करते हैं, पहला वर्क फंक्शन, दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी। फिर से समझते हैं, हम ये लाइट यहां डाल रहे हैं, कुछ एनर्जी यहां खर्च हो रही है और बाकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रॉन को मिल रही है। तो ये काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, आने वाली एनर्जी माइनस जो खर्च हुई है अंदर। ये किसके द्वारा खर्च होती है, इस मटेरियल के द्वारा। इस मटेरियल के अंदर जो एनर्जी खर्च हुई उसका नाम क्या हुआ, वर्क फंक्शन। इसके लिए इस वर्क फंक्शन की वैल्यू हर मेटल के लिए क्या होती है, फिक्स्ड होती है, हमेशा क्या होगी, फिक्स्ड होगी। तो एक तरह से ये क्या हुई, एक मटेरियल प्रॉपर्टी हुई आपकी, ठीक है, क्या हुई, मटेरियल प्रॉपर्टी। तो ओवरऑल कंक्लूजन में आपको एक बार फिर से समझा देता हूं, ठीक है, जो हमारा यूजफुल रहेगा। चलिए मैं समझाता हूं आपको। हमारे पास में अभी हम बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट है। फोटॉन्स आते हैं, आने के बाद में किसी मेटल प्लेट से या किसी भी मीडियम से हम इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं। फोटोन से इलेक्ट्रॉन का निकलना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगा। हमारे पास में फोटोन्स आए, फोटोन्स की एनर्जी मान लीजिए एच न्यू है, यहां पर से इलेक्ट्रॉन को निकाला, इस इलेक्ट्रॉन को निकाला और यहां से इलेक्ट्रॉन जो निकल के आए उसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में कितनी है, कितनी है काइनेटिक एनर्जी, के ई है। तो हमने आपको ये बताया कि के ई इज इक्वल टू क्या होगा, आने वाली एनर्जी माइनस समथिंग, इस समथिंग को जिसको हम क्या कह रहे थे, वर्क फंक्शन, हम दिखाते हैं W से। तो इस तरह से देखा जाए तो आने वाली एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन में यूज होगी। जो हमारी आने वाली एनर्जी है वो किस किस जगह पर यूज होगी, काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन में। ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। जैसे जैसे आने वाली एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि ये वैल्यू तो फिक्स है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि कब काइनेटिक एनर्जी हमारी ज्यादा हो सकती है। ये वैल्यू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, ये आने वाली एनर्जी बढ़ जाए, ठीक है, या फिर ऐसा मेटल लें जिसका वर्क फंक्शन क्या हो, कम हो। ये वाली वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब ये वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या हो, कम हो, छोटी हो। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, मेटल के तौर पे अगर हम देखें, मतलब अगर हम ये रेडिएशंस को फिक्स कर दें और मेटल बदलते रहें, अभी हमने क्या ली, कोई सोडियम ली, कोई पोटेशियम ली, किसी तरह से हम बदलते रहें, तो हमारे पास में कब होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तब होगी जब ये वाली वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। कौन सी वाली वैल्यू, वर्क फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। इस कॉन्सेप्ट के लिए ज्यादातर हम ऐसी मेटल्स को यूज करा करते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन निकलना क्या होता है, आसान, जो कि हम पीरियडिक टेबल में आगे की ओर आपको बताएंगे। आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकलना आपका उनका आसान हुआ करता है जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम, जिसको हम आगे बताएंगे। मींस हम ऐसी मेटल को लेते हैं जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो, जैसे
सीजियम, पोटेशियम, इनको क्यों लेते हैं? क्योंकि हम पीरियोडिक टेबल में जब हम जाते हैं तो इनका नीचे जाते जाते साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। साइज बढ़ जाने से क्या होता है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? बढ़ गई। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की जब डिस्टेंस बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या हो गया? आसान हो गया। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या हुआ? आसान हो गया। तो हम ऐसी मेटल्स लेते हैं जिनकी आयनेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है। जनरली हम यूज करते हैं सीजियम या पोटेशियम को। ठीक है, ये बात आपको यहां तक समझ में आती है? हमने किस किस के बारे में बताया? काइनेटिक एनर्जी के। हमने किसके बारे में बताया? वर्क फंक्शन के। हमने किसके बारे में बताया? एच न्यू के। ठीक है, तो हमारे पास में ये जो काइनेटिक एनर्जी, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं? हमारे पास में एच न्यू दिया होगा, काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, वर्क फंक्शन दे देगा। ठीक है, हमारे पास में क्या दिया हुआ होगा? किसी और कॉन्सेप्ट के रिस्पेक्टिव बात कर सकते हैं। क्या होगा? वर्क फंक्शन पूछ सकता है, एच न्यू दिया हो, काइनेटिक एनर्जी दी हो। काइनेटिक एनर्जी चूंकि रिलेटेड होती है किससे? स्पीड से, तो कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि बताइए आखिरकार स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल के आ रहे हैं वो क्या होगी। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारी बन सकती हैं। तो कैसे कैसे इसमें प्रॉब्लम और बना करती हैं उनके ऊपर हम बाद में अभी बात करते हैं आपसे। इसको रिमाइंड करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ये कॉमन आर्टिकल है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की हम बात करते हैं। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं, चलिए उनके ऊपर हम बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? चलिए ऐसे ही आपकी प्रॉब्लम से ले लेते हैं। हमसे कहता है फोटोन ऑफ वेवलेंथ, फोटोन ऑफ वेवलेंथ 100 एंगस्ट्रॉम is falling on a surface of a metal and metal is having W work function 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हमसे कहेगा फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ इस तरह से हो सकता है, या इसके बारे में कुछ और दे देगा 2 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ भी कह सकता है, हमें कुछ नहीं पता कुछ कह सकता है। तो हमसे क्या कहा गया? फोटोन ऑफ वेवलेंथ 100 एंगस्ट्रॉम इज फॉलिंग ऑन ए सरफेस ऑफ ए मेटल एंड मेटल इज हैविंग वर्क फंक्शन, W इज वर्क फंक्शन 2 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें पता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की है, एच न्यू इज इक्वल टू क्या होना है? जो हमारे पास में एनर्जी आ रही है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होनी है? काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन में। किस किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन में। अब हमें क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? एच न्यू माइनस डब्ल्यू। चूंकि इस बार हमें न्यू नहीं दिया, फ्रीक्वेंसी नहीं दी, क्या दी हुई है इस बार? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? c/λ माइनस डब्ल्यू। ये हमारे पास में क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी। h की वैल्यू हम जानते हैं, c की वैल्यू हम जानते हैं, लैम्डा की वैल्यू हम जानते हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि w को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है। w को किस में दे रखा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल और केवल हमें इसे चेंज करना है। किस में चेंज करना है? किस में? जूल्स में। तो w की वैल्यू को अगर हम जूल्स में चेंज करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? 2 × 10⁻⁸ इंटू 1.6 × 10⁻⁹। ये किस में कन्वर्ट हो गया? जूल्स में। कितना आया ये? 3.2 × 10⁻27। किस टर्म्स में आया ये आपका? ये निकल के आया आपका जूल्स में। hc/λ, h की वैल्यू आप जानते हो, c की मैंने उस दिन आपको बताया था शॉर्टकट कितना है? 19.8 × 10⁻26 अपॉन लैम्डा कितना है? 100, और ये वैल्यू कितनी है? 10⁻10, 100 एंगस्ट्रॉम है। तो इन वैल्यूज को रखने के बाद में hc/λ आ जाएगा।
ये वैल्यू हमारे पास में कितनी 3.2 इंटू 10⁻⁻27 और कैलकुलेशन हो जाएगी। यहां मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं कि हम चीज़ों को कैलकुलेट करें, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम आपको कॉन्सेप्ट को समझा सकें कि आखिरकार किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। आने वाली एनर्जी h न्यू के टर्म्स में भी हो सकती है, आने वाली एनर्जी hc ओवर लैम्डा के टर्म्स में भी हो सकती है। किसके टर्म्स में भी हो सकती है? वेवलेंथ के टर्म्स में भी हो सकती है। W आपका जूल्स में डायरेक्ट भी दिया हुआ हो सकता है, W आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है तो उसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर लेंगे हम जूल्स में। कैसे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके। क्लियर होती बात? समझ में आती है बात? ठीक है। अब इसकी कुछ और प्रॉब्लम्स जो कुछ अलग हटके हैं या इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें हम आपका सेकंड में, ठीक है, सेकंड जो इसका स्टेप है उसमें डिस्कस करेंगे। मैंने बताया था आपको कि आपकी लाइट आएगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगी, ठीक है, यहाँ पर एनर्जी खर्च होगी, ठीक। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में और क्या क्या हो सकता है? हमारे पास में जो ये इलेक्ट्रॉन्स निकल के जा रहे हैं, इनके ऊपर रहने वाला चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। हमने बताया था इनके अंदर क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। कितनी? 12 mv²। अब मान लीजिए किसी जगह से इलेक्ट्रॉन निकल करके जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव, आप चाहते हैं इस वाली सरफेस से या यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके ना जाए। क्या चाहेंगे आप? कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके ना जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो कोई और नेगेटिव प्लेट यहाँ लगा दें। कैसी एक प्लेट लगा दें? एक ऐसी प्लेट लगा दें या ऐसी कोई चीज़ लगा दें जिसके ऊपर चार्ज कैसा है? नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? ये निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपल्शन देगा। इस रिपल्शन के कारण क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके नहीं जा पाएंगे। अब ये नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप होगा? ये नेगेटिव चार्ज किसी बैटरी से हम डेवलप करेंगे। किसी बैटरी से अगर हम इसको डेवलप करेंगे तो क्या होगा? उस बैटरी के अंदर एक चीज़ होगी, क्या होगी? वोल्टेज होगी, या जिस चीज़ को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल होगा। अभी हमने पोटेंशियल अप्लाई करा, हमने क्या करा? थोड़ा सा पोटेंशियल दिया, नेगेटिव चार्ज हल्का सा यहाँ आया, थोड़ा आया, मान लीजिए आपने थोड़ा सा पोटेंशियल दिया। जैसे आपके पास बैटरी होती है घर में, तो हमने क्या करा? थोड़ा सा उसको पोटेंशियल अप्लाई करा, थोड़ा सा हमने स्विच घुमाया, ठीक है। नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। उसके बाद में आपने देखा नहीं अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो आपने क्या करा? और बढ़ाया पोटेंशियल को, और बढ़ाया, और नेगेटिव आ गया। आपने पोटेंशियल को और बढ़ाया और नेगेटिव आ गया। ये नेगेटिव क्या करने लगेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने लगेगा। इनके रिपल्शन से क्या होगा आपका? ये धीरे 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 यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। एक समय हमारा ऐसा आएगा, कैसा एक समय आएगा कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट निकलने बंद हो जाएंगे। बंद होने का मतलब हमारे लैंग्वेज में क्या होगा? स्टॉप। क्या हुआ? स्टॉप हो गए। क्या स्टॉप हो गए? इलेक्ट्रॉन निकलने स्टॉप हो गए। इस इलेक्ट्रॉन, क्या चीज़? यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल करके जा रहे थे वो निकलने बंद हो गए। किसके कारण? जो पोटेंशियल अप्लाई करा। तो हमारे पास में क्या हुआ? हमने इलेक्ट्रॉनों का निकलना स्टॉप कर दिया पोटेंशियल को अप्लाई करके। तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ करता है इस पोटेंशियल का? क्योंकि इस पोटेंशियल ने इलेक्ट्रॉन को बंद किया है निकलना, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या नाम हुआ करता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। फिर से समझते हैं। हमारी प्लेट से क्या हो रहा है? ऐसे करके हमने लाइट डाली। जैसे ही हमने लाइट डाली तो आपका क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट होंगे उनके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होगी। हम ये चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स निकलने बंद हो जाए, स्टॉप कर दें। हमने थोड़ी देर के लिए हम इसको रोकना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि लाइट की कंटिन्यूटी मान लीजिए किसी कारण से नहीं रुक पा रही, तो हमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कोई ना कोई ऐसा एक डिवाइस लगाना पड़ेगा। कैसा एक डिवाइस लगाएं? क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो हम कुछ इस तरह का सिस्टम डेवलप करें कि इलेक्ट्रॉन्स का निकलने के बंद होने के लिए यहाँ भी हमने एक नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया। ये नेगेटिव चार्ज हमने कैसे डेवलप करा? एक प्लेट को लेकर के आए, उस प्लेट को हमने पोटेंशियल अप्लाई करा। पहले थोड़ा नेगेटिव आया, इलेक्ट्रॉन थोड़े से रुके,
फिर और नेगेटिव आया, इलेक्ट्रॉन्स और रुके, और एक पोटेंशियल ऐसा अप्लाई हम कर सकते हैं, एक समय ऐसा आ सकता है कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना बिल्कुल क्या हो जाए, बंद हो जाए। इलेक्ट्रॉन्स का निकलना क्या हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। उस वाले का नाम या उस पोटेंशियल का नाम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है, स्टॉप पोटेंशियल, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है? स्टॉपिंग पोटेंशियल का कंसेप्ट एक ऐसा पोटेंशियल जिससे इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन का निकलना अगर बंद हो जाता है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले समय पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि मूवमेंट नहीं होगा, हमने करा क्या है, बेसिकली हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल से क्या करा, हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर की ओर निकल करके आ रहे थे उनकी काइनेटिक एनर्जी थी। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास में एक ये चीज़ है, मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से एक फोर्स लगा रहा हूँ, एक मैं फोर्स इधर से लगा रहा हूँ। मैं इस जगह पर चाहता हूँ कि ये चीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट, ये जो चीज़ चल के आ रही थी यहाँ रुक जाए। तो इसके रुकने के लिए क्या होगा कि जब मैं इधर से फोर्स लगा करके इसे यहाँ ला रहा हूँ तो यहाँ से मैं जो भी चीज़ इसे रोकने के लिए लाऊंगा उससे लगने वाला फोर्स इस फोर्स के बराबर होना चाहिए। फिर से समझिए, अगर मैं इधर की ओर से 10 न्यूटन फोर्स लगा करके इसे आगे की ओर ला रहा हूँ तो इसे रोकने के लिए मुझे जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो भी कितना होगा, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन से कम लगाऊंगा ये फिर आगे जाएगा, 10 न्यूटन से ज़्यादा लगाऊंगा ये इधर की ओर चला जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितना फोर्स मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ उतना ही फोर्स मुझे इधर से लगाना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ पर आएगी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर होता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल से जो एनर्जी आप डेवलप करेंगे, किस में डेवलप क्या करते हैं, वो याद हो तो इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट में। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम बाद में, किस में कन्वर्ट करते हैं इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं जूल्स में, बताया था आपने। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये आपकी इक्वल टू हो जाएगी क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी के। ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल से जो एनर्जी डेवलप करी, स्टॉपिंग पोटेंशियल से जो आपने एनर्जी लगाई वो एनर्जी बराबर हो जाएगी इसके काइनेटिक एनर्जी के। समझ में आ रही है बात? तो समझ में आने वाली बात यह है कि अगर वो हमसे पूछता है कि बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या रही होगी और स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, तो आप तुरंत बता देंगे काइनेटिक एनर्जी क्या रही होगी। शायद कुछ एग्जाम्पल से बात समझ में आए। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कि हमारे पास में क्वेश्चन है, फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमसे कहता है 20 वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 20 वोल्ट। हमसे कहता है कि हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है किसकी, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स की, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 20 वोल्ट है। फिर वही कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ से हमारे पास में लाइट आएगी, क्या आएगी, HCO लैम्डा, यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होगा। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, एक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। यहाँ से जितना हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, इसको बिल्कुल एग्जैक्ट अगर रोक दें तो यहाँ से डेवलप क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो थोड़ी देर में क्या हो गई, रुक गई। तो इसका मतलब हमारे पास में जो हमने एनर्जी अप्लाई करी है या जो पोटेंशियल हमने अप्लाई करा है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। मतलब वो एनर्जी जो इसे रोक रही है वो किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी के। अब ये भी मैंने समझाया था, दोनों फोर्स जब इक्वल होंगे तभी ये हमारा रुक पाएगा, बैलेंस हो पाएगी कोई भी चीज़। तो हमारे पास में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो गई, हाफ mv² हो गई। तो इसका मतलब हमारे पास में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही है, हमने वोल्टेज के टर्म्स में दे रखी है। ठीक है, वोल्टेज के टर्म्स में दे रखी है, तो कितनी होगी वोल्टेज में, 20 इंटू E, मतलब 20 इंटू 1.6 इंटू
10⁻⁻19 जूल्स। दिस इज द आंसर। ये हमारा आंसर आएगा। कैसे कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के जा रहे हैं, उन्हें रोकने का मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर देना। उनकी काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर देने का मतलब है उतनी ही एनर्जी और लगा करके उन्हें रोक देना। उतनी एनर्जी लगा करके उन्हें रोक देना। उतनी एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी के बराबर। वो हमने इस बार कैसे डेवलप करी है? पोटेंशियल से। पोटेंशियल से एनर्जी कैसे डेवलप होती है? पोटेंशियल से एनर्जी डेवलप होती है 20 इंटू ई, मीन्स 20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो हमें पता चल गया काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस पर और बात समझाते हैं आपको। क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड आउट वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब W। फाइंड आउट वर्क फंक्शन इफ लाइट एनालिसिस इज एस। लाइट की एनालिसिस ऐसे है। कैसे? एक लाइट आई, फ्रीक्वेंसी दी है ν1, दूसरी बार में फ्रीक्वेंसी, ये हमारा क्या है? स्टेप 1। स्टेप 1 मतलब पहले हमने करा, ये हमारा क्या है? स्टेप 2। या ऐसे भी कह सकते हैं हमने क्या करा, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा। उसने कहा एक्सपेरिमेंट 1, दूसरा हमारे पास में क्या है? एक्सपेरिमेंट 2। ठीक है, इन एक्सपेरिमेंट में हमारे पास में क्या हो रहा है? एक्सपेरिमेंट में फ्रीक्वेंसी है, एक्सपेरिमेंट में काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, पहले वाला एक्सपेरिमेंट जब हमने करा तो हमारी फ्रीक्वेंसी उसने दे दी, मान लीजिए 2 इंटू 10⁸ हर्ट्ज थी। दूसरी बार जब एक्सपेरिमेंट करा तो 4 इंटू 10⁻⁻8, कुछ भी आप ले सकते हैं, ये थी। पहली बार की जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, पहली बार की हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है, उसने कहा कि हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है 2 इंटू 10⁻, मान लीजिए -4 जूल है। दूसरे बार की काइनेटिक एनर्जी जो है 3 इंटू 10⁻⁻4 जूल है। ठीक, कुछ इस तरह से हमें वैल्यूज दे दी गई हैं। हमसे कहेगा फाइंड आउट वर्क फंक्शन। तो हमारे पास में क्या होगा? हमारे पास में पहला एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट, काइनेटिक एनर्जी पहली, दूसरी। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूँ, इसके आंसर की बात करता हूँ, तो एक चीज़ हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ हमारे पास में क्या है कि हमारा जो वर्क फंक्शन होता है W, वो हमेशा अपने आप में एक कैसी वैल्यू हुआ करता है? कांस्टेंट वैल्यू हुआ करता है। वर्क फंक्शन हमेशा क्या होता है? एक कांस्टेंट वैल्यू हुआ करता है। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? फॉर्मूला हम लगाएंगे hν इज इक्वल टू जी W प्लस काइनेटिक एनर्जी। hν इज इक्वल टू W प्लस काइनेटिक एनर्जी। आप कहेंगे सर हमें तो यहाँ पर क्या दिया? H भी दिया है, ν भी दिया है, काइनेटिक एनर्जी भी दी है, तो हम पहली इक्वेशन से आंसर निकाल सकते हैं? नहीं, ध्यान रखेंगे आपको इसमें H नहीं दिया है। या आपसे पूछ सकता है कि फाइंड आउट वर्क फंक्शन, और दूसरी बात एंड प्लैंक कांस्टेंट। कभी कभी प्लैंक कांस्टेंट को भी निकलवा लेता है, कभी कभी प्लैंक कांसेप्ट को भी निकलवा लेता है। तो हम क्या करेंगे? ऐसे में क्या करेंगे? हम दो इक्वेशन तैयार करेंगे। दो इक्वेशन कैसे तैयार होंगी? पहली इक्वेशन पहली फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन, पहली काइनेटिक एनर्जी। दूसरी इक्वेशन वर्क फंक्शन, दूसरी काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो हम कैसे सॉल्व करें इसे? पहले डाटा हम यहां रखेंगे, दूसरा डाटा हम यहां रखेंगे, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या कैंसिल होगा? H और H कैंसिल होगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? फिर से समझा देते हैं। हमारे पास में पहली फ्रीक्वेंसी दी है, दूसरी फ्रीक्वेंसी दी है, पहली काइनेटिक एनर्जी दी है, दूसरी काइनेटिक एनर्जी दी है। दोनों को लिए एक ही इक्वेशन रहेगी, क्या? hν इज इक्वल टू W प्लस काइनेटिक एनर्जी। W अपने आप में यहाँ क्या है? एक कांस्टेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। पहली फ्रीक्वेंसी लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी पहली रखेंगे, दूसरी फ्रीक्वेंसी लेंगे, दूसरी काइनेटिक एनर्जी रखेंगे। ठीक है, अब कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने की मेथड बताएं। चलिए
सॉल्व करने की मेथड आपको बताते हैं। इसको हटा देते हैं, इनको भी हटा देते हैं। सर डाटा कहाँ से लगाएंगे? कोई बात नहीं, डाटा की कोई इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं है, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। हम क्या करें, 1 डिवाइड बाय 2, 1 और 2 को डिवाइड करें तो क्या होगा, h न्यू 1 W प्लस काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, दूसरा क्या होगा h न्यू 2 इज इक्वल टू W प्लस काइनेटिक एनर्जी सेकंड। ये हमारे पास में होगी। दोनों को जैसे ही हमने डिवाइड करा, h और h क्या हुआ, कैंसिल, न्यू 1 अपॉन न्यू 2 इज इक्वल टू W प्लस काइनेटिक एनर्जी 1 और W प्लस काइनेटिक एनर्जी 2। ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है, कैलकुलेशन हो जाएगी। इसको हम निकाल लेंगे, ये सब वैल्यूज को दे करके हम कैलकुलेशन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? अब दूसरी बात आती है कि अगर हमारे पास में h निकालने की बात आती है, क्वेश्चन में क्या था, h निकालिएगा। तो अगर h निकालते हैं तो हमें किसे एलिमिनेट करना पड़ेगा, W को। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक चीज कर सकते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 2, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 1 में से 2 को जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, W और W क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या आएगा, h न्यू 1 माइनस h न्यू 2, दिस माइनस दिस, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी 2। यहां से h कैसे आएगा, यहां से h आएगा काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 अपॉन न्यू 1 माइनस न्यू 2। ये आपका h निकालने का मेथड हो गया। तो शायद बात समझ में आई। बात क्या थी कि प्लैंक कांस्टेंट निकालना था और वर्क फंक्शन निकालना था। पहला एक्सपेरिमेंट की वैल्यू रख दी, दूसरे एक्सपेरिमेंट की वैल्यू रख दी, पहली काइनेटिक एनर्जी, दूसरी काइनेटिक एनर्जी, दोनों को डिवाइड करा तो W आ गया और दोनों को सेपरेट करा तो H निकल करके आ गया। H मतलब प्लैंक कांस्टेंट निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इजी है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, कभी कभी वर्क फंक्शन को, मैंने पहले भी आपको बताया था, ये जो वर्क फंक्शन होता है इसको हम एक दूसरे नाम दे देते हैं। ठीक है, क्या नाम दे देते हैं हम इसको, W का एक और नाम हुआ करता है, वो नाम हुआ करता है क्या, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जिसको हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ाएंगे, किसी चीज को आयनाइज कर देना। आयनाइज करने का मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल देना। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देना। तो कभी कभी इसको आयनाइजेशन एनर्जी के रूप में भी बात करेगा, या फिर कह देगा आयनाइजेशन पोटेंशियल इज गिवन। तो पोटेंशियल से एनर्जी बनाना मैंने आपको सिखाया है, पोटेंशियल से हम कैसे जूल में उसकी एनर्जी को कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो एक और टाइप की प्रॉब्लम। अब एक लैंग्वेज आती है इसमें, वो हमारी लैंग्वेज क्या हुआ करती है, वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इन नोट्सों में आपके दिया हुआ है, मैं इसलिए आपको समझाया जा रहा हूं। एक हमारे पास में फंडा आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, चलिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास में h न्यू लाइट आई। जैसी ये लाइट आएगी, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, ऐसा होगा नहीं कि यहाँ पर लाइट आएगी और तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद में इलेक्ट्रॉन अगर निकलते हैं तो पहले यहाँ से एनर्जी दी जाएगी, यहाँ तक पहुँचेंगे और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो हमारे पास में क्या होगा कि जो h न्यू है इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मीन्स h न्यू माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होगा। एग्री करते हो? ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे पास में दिया हुआ है। हमारे लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होनी चाहिए। इट मीन्स h न्यू माइनस W शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को जरा इधर की ओर एनालिसिस करते हैं। कैसे, h न्यू माइनस W, ठीक है, ग्रेटर देन 0 अगर होगा तो ग्रेटर देन क्या होगा, W होगा। इसके अंदर ये जो चीज है h, ये अपने आप में क्या होता है, एक कांस्टेंट। इसके अंदर जो ये W है, ये भी अपने आप में क्या हुआ करता है, एक कांस्टेंट।
वर्क फंक्शन क्या होता है मेटल के लिए? कांस्टेंट होता है। समझ में आ रही है आपको बात? ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, इट मीन्स अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं तो ये ओवरऑल अपने आप में क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा। ये फ्रीक्वेंसी इस कांस्टेंट वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। ये वाली फ्रीक्वेंसी इस कांस्टेंट वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। मान लीजिए इस वाली कांस्टेंट वैल्यू को एक नाम दे देते हैं इसी टर्म में, कैसा? न्यू नॉट। न्यू नॉट, ठीक। ये न्यू नॉट हमारा किसके बराबर है? W/H इज इक्वल टू न्यू नॉट है। इट मीन्स W इज इक्वल टू क्या हो रहा है? H न्यू नॉट। शायद आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये हमारे पास में भी एक एनर्जी जैसा ही फंडा बन गया है, क्योंकि वर्क फंक्शन भी अपने आप में एनर्जी होता है। H दिया हो, न्यू नॉट दिया, तो ये भी एक फ्रीक्वेंसी स्टाइल है। ये फ्रीक्वेंसी है क्या? कि जो आने वाली लाइट है, द कमिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है दैट शुड बी मोर देन दिस फ्रीक्वेंसी। मतलब आने वाली लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, आने वाली लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो इस फ्रीक्वेंसी से, मतलब इस मेटल की जो एक पर्टिकुलर हमने डिसाइड की है कांस्टेंट वैल्यू, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं हम? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड या कट ऑफ। कट ऑफ मतलब यहां तक की तो कटिंग है ही है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो इसको अगर मैं यहां से, इसको अगर मैं यहां रख दूं तो क्या होगा? H न्यू इज इक्वल टू H न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। या फिर इसको एनालिसिस करके हम क्या कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू H न्यू नॉट माइनस A। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी का एक और फार्मूला बन गया। कहां से हम बात को लेकर के चले थे? हम बात को यहां से लेकर के चले थे। H न्यू इज इक्वल टू W प्लस काइनेटिक एनर्जी, H न्यू माइनस W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि पॉजिटिव होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। इट मीन्स ये वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन 0 से ज़्यादा होना चाहिए। इसको लेकर के हम यहाँ पर आए, यहाँ पर लेकर के हम इसको आए तो हमने कहा कि H न्यू शुड बी ग्रेटर देन W। ये आपकी W से बड़ी होनी चाहिए। H कांस्टेंट है, W कांस्टेंट है, ये भी अपने आप में एक कांस्टेंट हो गया और इस कांस्टेंट की वैल्यू हमने कुछ रख दी है। मान लीजिए न्यू नॉट है, W/H इज इक्वल टू न्यू नॉट मान लिया तो W इज इक्वल टू H न्यू नॉट हो गया। तो ये फ्रीक्वेंसी जो आने वाले लाइट की फ्रीक्वेंसी है, ये इस फ्रीक्वेंसी से हमेशा क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए हमने इस वाले एक्सप्रेशन को दिखाया है आपको, ठीक। ये हमारे पास में है, ये हमारे पास में क्या दिया है? H न्यू इज इक्वल टू H न्यू नॉट। इसको हमने उठा करके यहाँ रख दिया, ये इस तरह से बनता चला गया, ठीक है। अगर इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमें ये बात तो क्लियर हो गई कि W इज इक्वल टू H न्यू नॉट होता है, ये यहाँ से क्लियर हो रही है। तो इसको हम यहाँ पर एक्सप्रेस करके आपको दिखा सकते हैं, यहाँ से दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं? यह यहाँ तक हम बात कर चुके हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और अच्छे से हम दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ की ओर आएंगे। क्या आएंगे? H न्यू माइनस H न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। मतलब आने वाली जो लाइट की एनर्जी है वो इस वाली वैल्यू से, जिसे हमने क्या कहा था? W, क्या कहा था? वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी, तभी इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकल पाएंगे, ठीक। अच्छा, अब हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको हम वेवलेंथ के टर्म्स में भी चेंज कर सकते हैं। वेवलेंथ के टर्म्स में चेंज कर लिया, इसी तरह से हम इस वाले कॉन्सेप्ट को भी चेंज कर सकते हैं, SC/λ0। यहां पर ये क्या था आपका? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हमारा क्या था? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी चीज को इसी सिमिलर पाथ पे अगर हम बात करें तो इसका नाम हम रख सकते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। क्या रख सकते हैं? कट ऑफ वेवलेंथ। इसकी क्या कंडीशन है? इसकी कंडीशन आपको बताते हैं। ये सब समझ में आ गया था। इसकी कंडीशन हम आपको बताते हैं। क्या होगी इसकी कंडीशन, या क्या इस तरह से फॉलो करेंगे हम इसको? इस वैल्यू को यहां रखिए। क्या काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो रहा है? Hc/λ माइनस Hc/λ0। Hc बाहर आ गया, 1/λ माइनस 1/λ0। ये होगा। बोलिए, अगर ये वाली लैम्डा ज्यादा होगा तो ये वाली वैल्यू कम आएगी। तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू कम होनी चाहिए λ0 से। अगर ये कम होगा
मीन्स इसको पॉजिटिव होना है। किसको पॉजिटिव होना है? इट शुड बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कब का होगा? 1/λ माइनस 1/λ शुड बी ग्रेटर देन 0, 1/λ ग्रेटर देन 1/λ0। ठीक है, मीन्स λ0 शुड बी ग्रेटर देन λ। मतलब ये है कि कट ऑफ वेवलेंथ क्या हुई? ये मिनिमम। ठीक है, वहां क्या थी आपकी? ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे पास में क्या होगा? दिस इज कट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ कट ऑफ का मतलब क्या है? जो आने वाली लाइट है उसकी वेवलेंथ इस वेवलेंथ से हमेशा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो ये एक अपने आप में क्या हुई? एक क्या हुई? इसके बराबर अगर हो गई, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो एनर्जी कितनी आ जाएगी? 0। और अगर हमारी ये चीज इससे कम हुई तो इसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। ठीक, वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और ये कट ऑफ वेवलेंथ। तो इस तरह के हमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनके अंदर हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। कट ऑफ वेवलेंथ दे रखी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी, आप उनको यूज कर सकते हैं।